जम्मू कश्मीर का नया गैंग, नया टोला देशद्रोहियों का एक वो मंच जो नया तो नहीं है, परंतु 370-35 के बाद उनका हर मोर्चे पर विफल होकर सामने आना और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक नए संगठन का, मंच का, गैंग का, टोले का नाम देना। गुपकार जो शेख अब्दुल्ला के घर का नाम है, उस रोड का नाम है फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला इसका प्रेसिडेंट है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिसका बाप शेख अब्दुल्ला था। वो शेख अब्दुल्ला जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमएससी करके वहाँ आके 2 साल अध्यापक का काम करके फिर उसको लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो मस्जिदों में जाकर सांप्रदायिक भाषणों की झड़ी लगाने वाला, कहने को तो राजा के खिलाफ एक आंदोलन था और कश्मीर का सुल्तान बनना चाहता था। शायद शुरू में कश्मीर का सुल्तान बनने की ही योजना रही हो, परंतु बाद में जो उसको मित्र मिल गए, ब्रिटिश को एक एजेंट चाहिए था, वो शेख अब्दुल्ला के रूप में जम्मू कश्मीर में मिल गया। ब्रिटिशर जा रहे थे, उनको अपना एक एजेंट चाहिए था। जम्मू कश्मीर का जो सामरिक महत्व है, जो भौगोलिक महत्व है, ब्रिटिशर्स अच्छी तरह जानते थे और वो किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर को या पाकिस्तान के साथ या स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे। ब्रिटिश के साथ तो वो जा नहीं सकता था, ऐसा कुछ भी बचा नहीं था। निर्णय हो गया था जाने का भी, कैसे कोई जाएगा और कैसे मर्जर होगा, ये सब कुछ तय हो चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स को शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर के अंदर पॉइजनस स्पीचेस डिलीवर कर रहा था, जहरीले भाषण राजा के खिलाफ, राजा हरि सिंह, उस समय का देशभक्त राजा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का राजा और एक ऐसा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट राजा, उसको हटाने का उसका जो मंसूबा था वो यहीं तक था कि कश्मीर से ये चला जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये 3 वहाँ की इकाइयाँ बनती हैं। लद्दाख से उसको कोई लेना देना नहीं था, जम्मू प्रोविंस से उसको कोई लेना देना नहीं था, कोई जानता भी नहीं था और कोई उसके साथ खड़ा भी नहीं था। आज मैं वो इतिहास आपके सामने नहीं रख रहा, समय समय पर वो इतिहास भी आपके सामने लाता रहूँगा। उसी शेख अब्दुल्ला की संतान फारूक अब्दुल्ला और उसके आगे उमर अब्दुल्ला, जो कितनी बार वहाँ के सीएम भी रहे जम्मू कश्मीर के और देश की संसद में पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, मुफ्ती भी, मुफ्ती जो आज की ये सीएम रही है, और इसके पिताश्री जो प्रदेश के सीएम भी रहे और केंद्र के गृह मंत्री रहे। ये बात अलग है कि गृह मंत्री बनते ही कुछ ही दिनों में अपनी बेटी को किडनैप करवाना और उसके बदले में कितने उग्रवादियों को छोड़ना, ये एक अलग इतिहास है। परंतु आज की डेट में 14 महीने के बाद, 14 महीने जेल में रहने के बाद, अब सोचिए जो ये कहते थे कि इनको जेल में क्यों रखा है, इसीलिए कि इन 14 महीनों में कश्मीर के अंदर कोई जहरीली हवा नहीं चली,
केंद्र के दिए हुए विकास के कार्यों में वहां के लोग जुट गए, व्यवस्था जुट गई, रूटीन में सारा कुछ कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का सब कुछ हो रहा था। चूंकि 370-35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाकर, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर जो नई व्यवस्था वहां दी गई, जो गलती नेहरू ने की थी, शेख अब्दुल्ला को चाहिए था एक केंद्र में केंद्रीय पार्टी का कोई व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो शेख अब्दुल्ला को नेहरू मिल गया। माउंटबेटन का अपना इंटरेस्ट समझ में आता है, शेख अब्दुल्ला का अपना इंटरेस्ट समझ में आता है, लेकिन नेहरू ने जितनी सारी गलतियां यहां की है वो अक्षम्य है। केवल अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए और केवल महाराजा हरि सिंह के साथ व्यक्तिगत द्वेष, नफरत से भरा हुआ वो व्यक्ति देश को बेचने का दांव लगा रहा था और शेख अब्दुल्ला की जायज नजायज सारी मांगों को मानते हुए केवल महाराजों को अपमानित करना है, इस खेल का शिकार हो रहा था। आज शेख अब्दुल्ला का बेटा वही भाषा फिर से बोल रहा है। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों का स्थान जेल के बाहर होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती, वहां की सुश्री जो अभी सीएम रही हैं महबूबा मुफ्ती, वो सब क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये तो कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य वाला नहीं है, क्योंकि उनका तो एक ही एजेंडा था। पहले उनका वो एजेंडा पूरा हो रहा था इसलिए कि केंद्र में कमजोर सरकारें हैं, उनको ब्लैकमेल करो, उनको डराओ, धमकाओ, उनको लूटो और अरबों खरबों रुपया अपने परिवारों के अंदर भर दो और आम आदमी के लिए कोई विकास भी ना करो, आम आदमी को कोई सुविधा भी ना पहुंचाओ। ये सब तमाशा चल रहा था। अब वो चल नहीं सकता था, ऐसा सोचा भी नहीं था उन्होंने। शेर के केंद्र में कोई ऐसे शेर भी आ सकते हैं जिनके धाड़ के आगे इन कीदड़ों को छिपना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आज जो कुछ वो बोल रहे हैं, यद्यपि पूरे कश्मीर में उनको मुंह लगाने वाला कोई बचा नहीं, लोग भी समझ चुके हैं कि इन लोगों ने अपनी दुकान ही केवल चलाई हुई थी, अपने ही खजाने भर रहे थे, अपने ही घर भर रहे थे। ये लोगों तक पहुंच चुका है, लोगों तक इनके और भी कई कारनामे पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं और आगे और भी पहुंचने वाले हैं। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये तो जो कर रहे हैं इनका एजेंडा तो आज से नहीं 1932 से तय है भाई। लेकिन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इन देशद्रोहियों के साथ, इस गैंग के साथ जो चाइना को निमंत्रण दे रहे हैं, जो पाकिस्तान को निमंत्रण दे रहे हैं, जो 370-35 को बहाल करवाने के लिए विदेशियों की सहायता की बातें कर रहे हैं, ऐसे देशद्रोहियों के साथ ये इतनी पुरानी पार्टी, जिसको कुछ लोग शायद गलती से राष्ट्रवादी मान लेते हैं, मुझे तो कोई भ्रम नहीं है, ये राष्ट्रवादी कभी भी नहीं थे। इनको देशभक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, इनका दूर तक संबंध नहीं है देशभक्ति के साथ, ना इस देश की आत्मा के साथ इनका कोई परिचय है। इनको पावर शेयर करनी थी, भारत माँ के टुकड़े करने थे, लाखों लोगों को मरवाना था, उसके बाद भी इनके कोई संवेदना का कोई एक आंसू कहीं किसी ने देखा हो। ये खेल खेलते रहे राजनीति के। जम्मू कश्मीर के अंदर ये खेल खेल रहे थे और कहीं केंद्र में कांग्रेस खेल रही थी। लेकिन आज कांग्रेस का इन विद्रोहियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ, गद्दारों के साथ, इस गैंग टुकड़े के साथ, टुकड़े गैंग के साथ खड़े होना और उनके साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ना,
और उनकी भाषा बोलना। क्या तमाशा है। कांग्रेस दिल्ली में कुछ बोलती है, कश्मीर में कुछ बोलती है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रधान ने बोला है, आमिर खान ने बोला है, मोहम्मद आमिर ने बोला है कि हम तो पूरी तरह से, हर तरह से इस गैंग के साथ हैं। मुझे तो कभी भी कोई शक नहीं रहा, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर के एक एक इंच क्षेत्र में रहा हूं, गया हूं, दौड़ा हूं, भागा हूं, काम किया है। मुझे तो कभी भी भ्रम नहीं था कि जम्मू कश्मीर का कांग्रेसी, और खासकर कश्मीर के अंदर वो कांग्रेसी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या पीडीपी का है या और भी कोई है, वो चेहरे अलग अलग हैं पर उनके अंदर माल सारा एक ही है, उनका एजेंडा एक ही है, पूरे जम्मू कश्मीर को इस्लामाइज करना और गजबा हिंद, उनका एक ही। और 370-35 के लिए जो गलती नेहरू ने की थी, उसके बाद के लोगों ने की और इतने सालों तक चलाए रखा, अगर उस गलती को ठीक करने का, प्रायश्चित करने का समय आया था कांग्रेस के पास, तो वो प्रायश्चित करने के बजाय अपने उस चाचा नेहरू की गलतियों को ठीक करने के बजाय वो उसी पाप के रास्ते पर चल पड़ी। ये देश माफ नहीं करेगा, ये देश बिल्कुल माफ नहीं करेगा। अब देश वो नहीं है, ये देश एक अच्छे नेतृत्व में जागरूक होकर के देख रहा है, भांप रहा है। इन कांग्रेसियों को अभी भी अकल नहीं आई कि सारे देश ने आपको सब जगह से लगभग ठुकरा दिया है। ऐसे देशद्रोहियों के साथ खड़े होने के कारण, वो जेएनयू हो, वो कश्मीर हो, वो देश के सेनापति को गुंडा कहने की बात हो, वो सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब लेने की बात हो, ऐसे 50 इश्यूज के ऊपर कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ खड़ी क्यों नजर आती है? ऐसे मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं, शायद आने वाले दिनों में मुझे देने पड़ेंगे, गिनाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। लगभग अपनी मृत्यु को प्राप्त करने का संकल्प लेकर के ये कांग्रेसी अब मरने पर तुली गए हैं, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। फारूक अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला का, मुफ्ती का क्या बनेगा वो तो देश देख लेगा, लेकिन कांग्रेस को बचाना अब वाकई बड़ा कठिन कार्य है। मुझे लगता है कि इस देश के लिए, देश में जब कभी भी इस तरह की कोई बात होती है, सख्ती से इन द्रोहियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ पेश आना, वो देश का कानून ही इनको जवाब दे सकता है। फिर एक बार प्रार्थना भारत सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो बंगाल हो, वो असम हो, वो यूपी हो, वो केरल हो, वो कश्मीर हो, वो प्रदेश, देश का कोई भी प्रदेश हो, वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा हो, देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी जहां भी इस तरह की आवाज आने लगे, ऐसे द्रोहियों को सख्ती से निपटा जाए। सीमा के ऊपर आतंकवादियों के साथ जिस बढ़िया ढंग से मुकाबला हो रहा है, ये अंदर के आतंकवादियों को कुचलने के लिए भी अब इनके लिए बंदूक तो नहीं चलाई जा सकती, बंदूक तो सीमा पर ही चलेगी। इनके लिए कानून की बंदूक तानिए। आगे आने वाली कई पीढ़ियां ऐसा सोच भी ना सके कि भारत मां के विरुद्ध कोई बोल सकता है, भारत मां का अंग काटने की कोई सोच भी सकता है। इन 70 सालों में कमजोर कांग्रेस सरकार ने अपीजमेंट के द्वारा, वोट की राजनीति के द्वारा
लोकतंत्र का गला घोटने के कारण यहाँ की मर्यादाओं को, यहाँ के आदर्शों को, यहाँ के जीवन मूल्यों को पूरी तरह से तहस नहस करने वाली कांग्रेस, शिक्षक, मौलवियों और कम्युनिस्टों को सौंपने वाली कांग्रेस, उन सब के लिए प्रायश्चित का एक समय था। लेकिन प्रायश्चित करने के बजाय वो समझ नहीं रहे कि आपके ये कारनामे सारा देश देख रहा है, और थोड़ा सा भी जागरूक आदमी, देशभक्त आदमी आपके इस पाप को कैसे क्षमा करेगा। इस पाप का दंड कांग्रेस को मिलेगा, इन देशद्रोहियों को मिलेगा। देशद्रोही कहीं भी देश के अंदर सर उठाता है तो इस देश का कानून इतना सशक्त चाहिए, बाहर सीमा पर बंदूक, अंदर कानून की बंदूक, जो शीघ्र फैसला करे। 6-6 साल, 12-12 साल नहीं भाई, देशद्रोहियों के साथ इतना लंबे समय नहीं वेट किया जा सकता। तुरंत उनको महीने 2-3-4 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर केस चला के उनको दंडित किया जाना चाहिए, और नो कॉम्प्रोमाइज, देश के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। भारत माता की जय। धन्यवाद।